नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, हमने इतिहास की सीरीज को शुरू किया था और इतिहास की सीरीज में हम पढ़ रहे थे किसान आंदोलन के संदर्भ में। तो किसान आंदोलन के संदर्भ में सबसे पहला जो पढ़ रहे थे वो टॉपिक था हमारा चल रहा था, उसी टॉपिक पे अपन चर्चा करते हैं और आज का हमारा उसी टॉपिक को अनुवृत्त करने का, आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया जा रहा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। सबसे पहले जो वाली क्लास थी, पहले वाली क्लास थी, उस क्लास में हमने ये चर्चा कर ली थी कि बिजोलिया के संदर्भ में जो बेसिक जानकारियां थी वो प्राप्त कर ली थी कि कारण क्या रहे बिजोलिया किसान आंदोलन होने के, और बिजोलिया किसान आंदोलन कहां पे हुआ था, क्या कारण थे, ये तमाम चीजें हमने पहले वाली क्लास में जान लिए। उसी क्लास को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आइएगा, देखिएगा कि आज अपन चर्चा करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ था, किस प्रकार हुआ था, उस घटना को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं बात करता हूं कि बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में हुआ था। पहली बात करूं तो पहला चरण है, उसको कहा जाता है प्रथम चरण। और प्रथम चरण कब से कब था, ये तमाम बातें जानेंगे अभी। दूसरा चरण की चर्चा करेंगे एक तरफ, और एक तरफ मैं चर्चा करूंगा तीसरे चरण की। अब मैं बात करता हूं जो प्रथम चरण था, उस प्रथम चरण के अंतर्गत जो कितने समय तक यह प्रथम चरण शुरू हुआ था, यानी कहां से कितने समय तक प्रथम चरण चला था, इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि बिजोलिया के बारे में, मैंने आपको बताते हुए यह आंदोलन की शुरुआत वो 1897 से बताई थी, और 1897 से बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो प्रथम चरण की जो शुरुआत है वो 1897 से शुरू होती है और 1915 तक इस आंदोलन की जो प्रथम चरण है वो माना जाता है। अब मैं थोड़ा सा और चर्चा कर लेता हूं दूसरा चरण। तो दूसरा चरण की जो शुरुआत है वो मानी जाती है 1916 से लेकर के और 1923 तक के मानी जाती है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे बात करें तो थोड़ा सा विवादित बातें भी देखने को मिली। कई जगह ये तारीख जो 1927 देखने को मिलती है। मैं थोड़ा सा जब बढ़ाऊंगा तो आगे अपन पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा कि 27 यहाँ पे कई किताबों में क्यों देखने को मिलता है। हालांकि अपना जो आरबीएससी की जो किताबें चलती है 10th क्लास और 9th क्लास की किताब, उसमें 1923 दिया गया है। उस आधार पर अपन चर्चा शुरू करेंगे। इनकी सन की बात करूं तो ये जो सन चलती है ये 1927 से शुरू होता है। 1927 से तीसरा सन शुरू होता है, 1927 से लेकर के चलता है 1941 तक इस आंदोलन चला जाता है। बात करें इस आंदोलन की शुरुआत 1897 में हो जाती है, 1941 तक ये आंदोलन चलता है, यानी लगभग ये आंदोलन जो चलता है वो 44 साल तक चलता है। विश्व का सबसे बड़ा अहिंसात्मक आंदोलन चलने वाला कोई आंदोलन था तो बिजोलिया किसान आंदोलन था। सबसे लंबा आंदोलन ये चला था। राजस्थान का सबसे पहला संगठित किसान आंदोलन, सबसे लंबा, सबसे बड़ा किसान आंदोलन कौन सा माना जाता है? बिजोलिया का किसान आंदोलन माना जाता है। अब अपन धीरे धीरे थोड़ा सा और आगे बात करें इस संदर्भ में, तो हम यहाँ पे जान लेंगे कि इन तीनों चरणों के आंदोलन जो चला था, उस आंदोलन का नेतृत्व किस प्रकार किया गया, तो किन किन लोगों के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। उन जो तमाम नेताओं को नाम पढ़ते पढ़ते हम यहां तक जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार ये आंदोलन आगे बढ़ा और क्या कारण रहे, किस प्रकार की समस्या आई, राजा और जागीरों के जो सामंत थे उनके मध्य किस प्रकार की बातें थी, और जनता और जागीरों के मध्य किस प्रकार की बातें होती थी। उन तमाम बातों को हम बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही शानदार तरीके से पॉइंट टू पॉइंटों पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या है कि आजकल प्रश्न पेपर है वो ज्यादा चीजों को ज्ञान की तरफ अपन ने बढ़ करके बात वही पॉइंट पे करेंगे जो वास्तव में पेपर की दृष्टि से या प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो बात पूछी जाती है उन पर ज्यादा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं पहले चरण को सबसे पहले पढ़ने का। मैं आपको मात्र और मात्र 5-10 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा बिजोलिया किसान आंदोलन का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा एक साथ में, एक समय में समझा दूंगा पूरा का पूरा। यानी सीधी सी बात है, सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण 1897 से लेकर के चला था और 1915 तक रहा था। इस आंदोलन के अंदर जो प्रथम चरण था उसका नेतृत्व किसने किया, या इस आंदोलन के प्रथम चरण का नेता किसे माना जाता है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि किस प्रकार, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के नेता कौन थे। तो याद रखना, प्रथम चरण के नेता हुआ करते थे साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास, याद रखना, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है।
प्रथम आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, या प्रथम चरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, या प्रथम चरण को आगे बढ़ाने का या प्रथम चरण की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, साधु सीताराम दास के द्वारा। इसलिए याद रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे मान लिया जाता है, साधु सीताराम दास को मान लिया जाता है। बात फिर यहाँ पे आती है कि राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया विजय सिंह पथिक को माना जाता है। और बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे मान लिया जाता है, साधु सीताराम दास को मान लिया जाता है। अब ये कहानी थोड़ी सी किस प्रकार ये आगे बढ़ी, मैं थोड़ा सा आपको इनकी हिस्ट्री को बताना चाहता हूं। कहानी किस प्रकार आगे बढ़ी कि मैंने आपको बताया कि बिजोलिया किसान के तहत क्या हुआ था कि बिजोलिया ठिकाने के अंदर जो सामंत हुआ करते थे, बिजोलिया ठिकाने के अंदर जो सामंत थे, सामंत के द्वारा जनता के प्रति क्या किए गए, थोड़े से एक तरीके से उस प्रकार तरह तरह के कर लगा दिए गए। हमने पीछे भी पढ़ा कि 84 प्रकार के कर थे, लाटा कुंता, तलवार बंदाई, ये तमाम कर यहाँ पे लगाए गए थे, जिससे यहाँ के किसान परेशान हो गए थे और किसानों ने परेशान होकर के क्या किया था, आंदोलन किया था। तो सीधी सी बात है कि जब क्या हुआ था कि बिजोलिया ठिकाने के सामंत हुआ करते थे, केसरी सिंह तक की सामंतों की जो स्थितियां थी वो ठीक ठाक सी रही थी। यहाँ बिजोलिया ठिकाने के अंदर कोई ज्यादा देखने को नहीं मिला है। केसरी सिंह सामंत हुआ करते थे बिजोलिया, उस समय मराठाओं ने यहाँ किसी समय आक्रमण किया था और यहाँ की जनता यानी किसान, बिजोलिया के अंदर जो धाकड़ किसान थे उन्होंने केसरी सिंह का साथ दिया था। यानी किसान और जो सामंत थे उनके मध्य अच्छे संबंध थे। गोविंद सिंह तक का अगर टाइम पीरियड देखें तो अच्छा समय देखने को मिलता है बिजोलिया क्षेत्र के अंदर। लेकिन मैं बात करूं तो बिजोलिया ठिकाने के अंदर जो बिजोलिया का जो सामंत है वो कृष्ण सिंह बनता है। और कृष्ण सिंह जब सामंत बना तो कृष्ण सिंह सामंत बनने के बाद किसानों और सामंतों के मध्य जो आपस में जो मैत्रिक संबंध थे वो मैत्रिक संबंध थोड़े से व्यवस्थित होते हुए नजर आते हैं। इसलिए कई कारण हुआ, तो उनके जो कृष्ण सिंह के द्वारा कई यहाँ पे कर लगाए गए, कई प्रकार के यहाँ से कर लिए जाने रहे थे, जिसकी वजह से किसानों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। और ये जो आवाज थी वो उठी थी गिरधरपुरा, बिजोलिया ठिकाने के अंदर एक गांव पड़ता है। यानी इस आंदोलन की शुरुआत पड़ने वाले कहां से होती है, प्रथम चरण की शुरुआत तो कहते हैं गिरधरपुरा गांव पड़ता है। गिरधरपुरा गांव के अंदर क्या हुआ कि गोविंद राम नाम का कोई व्यक्ति था और उसके घर पे कोई मौसर का आयोजन किया जा रहा था, यानी मृत्यु भोज का आयोजन किया जा रहा था। और मौसर के अवसर पर बहुत सारे किसान लोग इकट्ठे हुए थे और किसानों के द्वारा सरकार के प्रति या फिर इस किसान जो सामंत के द्वारा जो लगाए गए जो उस पे कर थे, उन करों को लेकर के वो लोग बात कर रहे थे कि इस बार राजा ने तरह तरह के कर लगा दिए हैं, अकाल पड़ रहा है, तो भयंकर हालात थी। तो इस वजह से क्या कि किसान कर देने में असमर्थ से नजर आ रहे थे। तो किसान आपस में इस मौसर के अवसर पे है ना और बात कर रहे थे गिरधरपुरा गांव के अंदर। अब क्या हुआ कि उसी समय उस गिरधरपुरा गांव के अंदर उस गोविंद राम के घर पर यानी गिरधरपुरा गांव में, उसी गांव के अंदर एक पुस्तकालय हुआ करता था। पुस्तकालय के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था साधु सीताराम दास। और साधु सीताराम दास भी उनके मौसर के अंदर जो किसानों की सभा हो रही थी यानी मौसर यानी मृत्यु भोज में भाग लेने के लिए आए हुए थे। तभी क्या कि किसानों के मध्य और साधु सीताराम मध्य के इनके मध्य कुछ बातें होती हैं कि बताया जाता है कि राजाओं के द्वारा तरह तरह के यहाँ पे कर लगाया जाए, जिससे यहाँ की जनता क्या हो रखी थी, परेशान हो रखी थी। तो साधु सीताराम दास जी ने कहा कि अगर हम सभी मिलकर के सामंत की अगर आवाज या हमारी बातों को, हमारे को हो रहे किसानों पे शोषण जो हो रहे हैं, उन शोषणों के खिलाफ अगर हमें आवाज उठानी है तो हमें कहां चलना चाहिए, राजा के पास चलना चाहिए, यानी मेवाड़ के महाराणा के पास चलना चाहिए। तो साधु सीताराम दास कहते हैं कि भाई कौन है जाने के लिए तैयार। तो उस सभा में बैठे हुए दो किसान थे, गिरधरपुरा गांव के दो किसान होते हैं। एक का नाम होता है नानक भील नाम का एक होता है ना। ये आदमी ये कहता है कि भाई चलो नानजी पटेल नाम का नानजी पटेल, ये लोग कहते हैं कि भाई चलो हम क्या करते हैं कि भाई हम महाराणा के पास जाएंगे। यहां से क्या करते हैं, ये साधु सीताराम के दास के नेतृत्व में एक मांग पत्र को तैयार करते हैं कि भाई हमारी फला मांगे, इस मांगों को मान लिया जाए तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, वरना आने वाले टाइम में राज सामंत जागीरदार के खिलाफ क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। ये सभी के सभी लोग है ना, नानजी पटेल है, ठाकरे जी पटेल है, ये तमाम लोग कहां पे जाते हैं, महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ के उस समय महाराणा फतेह सिंह राजा हुआ करते थे, महाराणा फतेह सिंह के पास पहुंचते हैं। महाराणा फतेह सिंह के पास जाकर कहते हैं साहब इस प्रकार के इतने प्रकार के कर लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के कर लगाए जा रहे हैं,
बहुत ज्यादा स्थितियां हमारे खराब है किसानों की, कोई ना कोई सुझाव दो या कोई ना कोई निर्णय लो, इस प्रकार की बातें चलती है। अब क्या हुआ कि राजा को जब इस बात का पता चला कि फलाने ठिकाने के अंदर फलाने सामंत ने, फलाने जागीरदार ने इस प्रकार के कर लगा दिए हैं, तो जिस वजह से क्या है किसान परेशान हो रखे हैं, इसकी जांच के लिए यानी सच्चाई का पता जानने के लिए महाराणा फतेह सिंह एक आयोग बना करके, एक जांच दल बना करके भेजता है। उस जांच दल का अधिकारी या मुख्य अध्यक्ष बना करके भेजता है, जिसका नाम होता है हामिद हुसैन। क्या नाम होता है? हामिद हुसैन नाम का जांच दल बना करके भेजा। जांच दल के रूप में किसे भेजा? बिजोलिया ठिकाने के अंदर हामिद हुसैन को भेजा। हामिद हुसैन, याद रखना कई बार सीधा सा प्रश्न आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय जो प्रथम चरण था, उस समय जांच दल का अध्यक्ष बनकर के किसको भेजा गया था? तो किसको? हामिद हुसैन को भेजा गया था। हामिद हुसैन को भेजा गया था बिजोलिया ठिकाने के अंदर किसानों की बातों को सुनने के लिए, किसानों पर हो रहे अत्याचारों को सही या सटीक जांच के लिए एक दल बना करके भेजा गया महाराणा फतेह सिंह के द्वारा। और किसके नेतृत्व में? हामिद हुसैन। तो हामिद हुसैन जांच दल अधिकारी के रूप में यहाँ बिजोलिया ठिकाने में आते हैं, किसानों से मुलाकात करते हैं, तमाम बातें उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जब उनसे जान रहे होते हैं तमाम बातें, तब उनको पता चलता है कि वास्तव में किसानों की आवाज वाजिब है। और ये जो हामिद हुसैन जांच दल बन के आया था, अधिकारी, जांच दल का जो अधिकारी बन के आया था, इन्होंने क्या किया? वापिस जाकर के महाराणा फतेह सिंह को बताया कि वास्तव में किसानों का शोषण किया जा रहा है। यानी किसानों के पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कौन? हामिद हुसैन। लेकिन किसानों के पक्ष में जब रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, इस बात का पता बिजोलिया के सामंत हुआ करते थे। बिजोलिया के सामंत उस समय जब ये हामिद हुसैन जांच दल बन के आया, उस समय कृष्ण सिंह यहाँ के थे, सामंत थे। कृष्ण सिंह यहाँ के सामंत, इसको पता चलता है। अब ये इनको पूरा पता चलता है कि भाई ये जांच दल क्यों आया है, किसने भिजवाया है, क्या कारण, ये पूरी कहानी को समझता है। पूरी कहानी को समझता तो पता चलता है कि साधु सीताराम दास के द्वारा ये बात हुई थी, यहाँ पे इस प्रकार की बातें चली थी। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल नाम के दो किसान महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं। महाराणा फतेह सिंह को क्या करता है? हामिद हुसैन को भेजता है। अब इसको इस बात का गुस्सा आ जाता है कृष्ण सिंह को। कृष्ण सिंह क्या करता है? इस नानजी पटेल और ठाकरे जो पटेल था, उस ठाकरे पटेल को क्या कर देता है? देश निकाला दे देता है, यानी देश से बाहर निकाल देता है। और इनकी जो चल अचल संपत्ति थी, जो इनका धन कारोबार जो भी था, इनकी प्रॉपर्टी थी, उनको जब्त कर लिया जाता है। किसके द्वारा? बिजोलिया किसान के सामंत कृष्ण सिंह के द्वारा जब्त कर लिया जाता है। पूरी की पूरी इनकी जो संपत्ति थी उनको जब्त कर लिया। और साधु सीताराम दास के द्वारा जो इनको भेजा गया, तो साधु सीताराम दास बिजोलिया के अंदर क्या हुआ करते थे? लाइब्रेरी के अध्यक्ष हुआ करते थे। इनको लाइब्रेरी के अध्यक्ष पद से हटा दिया और कहा, साधु सीताराम दास से कहा कि अगर आंदोलन करने के प्रयास किया तो टांगे तोड़ दूंगा। तो साधु सीताराम दास को क्या है कि बिजोली पुस्तकालय के पद से क्या कर दिया गया? बर्खास्त कर दिया गया था। कोई बात नहीं, पर देखो गुस्से में उसने एक बड़ा काम कर दिया। इनके द्वारा एक और कर लगा दिया गया किसानों पर। हालांकि 84 प्रकार के कर पहले से लगे हुए हैं। लाटा कुंता लिया जा रहा है, भूरा जस्व लिया जा रहा है किसानों से। किसान बहुत भयंकर पीड़ा स्थिति के अंदर है। टाइम देखो 1897 का टाइम चला है और 1899 में राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा एक भयंकर अकाल देखा गया, छप्पनिया काल के नाम से जाना गया था। तो सीधी सी बात है, काल पड़ रहे हैं भयंकर तरीके से। राजस्थान के किसानों की हालत बहुत खराब है। ऊपर से सामंत और राजा के द्वारा जो कर दिए जा रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या हो रखा है? परेशान हो रखे हैं यहाँ की जनता, यहाँ के किसान। तो सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा। और उस पे सामंत गुस्से में आकर के एक और कर लगा देता है। उस कर का नाम होता है चौरी कर। क्या होता है? चौरी कर लागू कर दिया गया। चौरी कर क्या होता है भाई? चौरी कर कह सकते हो, न्योत कर कह सकते हो, विवाह कर कह सकते हो, कई नाम दे सकते हो। आपसे कोई वो बात नहीं है, कोई भी बात आ सकती है। चौरी कर किसके द्वारा लगाया गया था? न्योत कर किसके द्वारा लगाया गया था? विवाह कर किसके द्वारा लगाया गया था? पर ये जो कर थे ना, उनमें जो चौरी कर था ना, ये क्या होता था? इसमें क्या होता कि लड़की की अगर सामंत शादी करेगा, तो कृष्ण सिंह की लड़की की शादी थी और इस शादी के ऊपर उसने एक चौरी कर लगाया था। चौरी कर लगाया गया था, कहते हैं कि 5 रुपए लिया था कन्यादान के रूप में, कि भाई मैं, कृष्ण सिंह ने कहा कि मेरी लड़की की शादी है, मेरी लड़की में सभी किसानों को 5 रुपए चौरी कर के रूप में देने पड़ेंगे, यानी कन्यादान करना पड़ेगा, जबरदस्ती 5 रुपए। अब वे किसान वैसे भी गरीब हैं, उनका शोषण हो रहा है, किसानों के पास किसी प्रकार का कोई आय का साधन नहीं है, फिर भी किसान 5 रुपए अब राजा को, सामंत को जमा कराएगा। कहां से करवाए?
और उस जमाने में बात कर रहा हूं, आज से ठीक मैं 150 साल पहले की बात कर रहा हूं, उस समय 5 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो सीधी सी बात है कि इस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी, चौरी कर लागू कर दिया। अब किसान और ज्यादा परेशान हो गए। किसानों ने परेशानियों को देखते हुए किसानों ने सोचा कि यार ऐसे तो करेंगे नहीं, भू राजस्व भी बढ़ा दिया, साथ में और क्या कर दिया, भू राजस्व को और बढ़ा दिया गया इसके द्वारा, भू राजस्व। अब भू राजस्व को जब बढ़ाया गया तो किसानों को लगा यार काल पड़ रहे हैं, भयंकर तरीके से हालत करा। किसान क्या करते हैं, इस सामंत की जो भूमि जोत रहे थे वो सामंत की भूमि को पड़त छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? पड़त छोड़ देते हैं। और कहां पे चले गए? पास में एमपी पड़ता है अपने मेवाड़ के, एमपी के पास में, एमपी ग्वालियर वाले क्षेत्र में चले गए थे, ग्वालियर चले गए थे यहाँ के किसान। यानी भूमि को पड़त छोड़ करके कहां चले गए थे? ग्वालियर चले जाते हैं। और ये जो अब क्या, पड़त भूमि का छोड़ने का मतलब सीधी जुताई नहीं की भूमि की, सीधा छोड़ दिया। बारिश हुई लेकिन किसानों ने जोता नहीं, कहा कि भाई हमें टैक्स देना पड़ेगा, भू राजस्व देना पड़ेगा, ऊपर से चोरी कर तरह के कर देने पड़ेंगे, इसलिए क्या कर रहे हैं, हम इस प्रकार की बातों को नहीं सुनना चाहते। सीधी सी बात है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई किसान पड़त छोड़ के कहां चले गए? ग्वालियर चले गए। अब राजा को चिंता हुई, यानी सामंत को चिंता हुई कि यार अगर किसान खेती नहीं करेंगे तो राज्य व्यवस्था को कैसे चलाएंगे, शासन व्यवस्था कैसे करेंगे? तो चिंता हुई। फिर किशन सिंह को समझ में आया और किशन सिंह ने क्या किया, इस चौरी कर को खत्म कर दिया और जो भू राजस्व बढ़ाया था उसको कम कर दिया गया और कहा कि भाई आप आओ वापिस आकर के खेती करो, बस आपसे भू राजस्व बढ़ाया नहीं, जो था पहले था वो दे देना। इस बात को यहाँ बिजोलिया के किसान मान जाते हैं, ग्वालियर से वापस आते हैं और खेती करनी शुरू कर देते हैं, है ना। अब क्या होता है कि 1915 ईस्वी के आते आते ये कृष्ण सिंह बूढ़ा हो जाता है, इनकी मौत हो जाती है और अगला सामंत है वो बनता है पृथ्वी सिंह। कृष्ण सिंह के बाद अगला सामंत कौन बना? पृथ्वी सिंह। क्या कौन बनता है? अगला सामंत बनता है पृथ्वी सिंह, अगला सामंत बना बिजोलिया का। और पृथ्वी सिंह जैसे ही राजगद्दी पे बैठा तो उसने कर लगा दिया गया, उस कर का नाम था उत्तराधिकारी शुल्क। उत्तराधिकारी शुल्क। और कई किताबों में आपको नाम देखने को मिलेगा तलवार बंधाई कर। ये तलवार बंधाई कर क्या होता है या उत्तराधिकारी कर क्या होता है? इसमें क्या होता है कि राजा का बेटा अगर राजा बनता है, सामंत का बेटा अगर सामंत का पद ग्रहण करता है तो उसके बदले शासन पर बैठने के लिए उनको पैसे देगी जनता, वो तलवार बंधाई। और सामंत क्या करते हैं, उन पैसों को लेकर के राजा को जमा करवाता था, पैसे देने पड़ते, कर होते थे अलग अलग टैक्स। तो सीधी सी बात है पृथ्वी सिंह ने कौन सा? तलवार बंधाई। इससे क्या है कि किसान और परेशान हो गए कि यार पीछे चौरी कर वो मसाई पार पड़ी, अब वो चौरी करके सब बाद में तलवार बंधाई, इससे ज्यादा 84 प्रकार का और कर दे रहा है, लाटा कुंता दे ला रहा, किसान परेशान हो गए थे। अब किसान करे तो करे। और फिर क्या हुआ, इन किसानों की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए फिर आगे एक चेहरा निकल के आता है, उस चेहरे का नाम है साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास के द्वारा इस बार आंदोलन की क्या संभाली गई? लगाम पकड़ी गई, लगाम को संभाले आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। और आंदोलन को जब आगे बढ़ाया गया तो और भी 7 लोग जुड़े, तो प्रमुख नेता और यानी इन आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता और जुड़ गए। साधु सीताराम दास तो इनके जनक थे, प्रमुख नेता के रूप में कहते हैं। इनके साथ प्रेमचंद भील जुड़ गए। तो कौन से भील जुड़ गए? प्रेमचंद भील, याद रखना। एक नाम देखना ब्रह्मदेव, एक नाम और ध्यान में रखना। ये तो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, प्रमुख नेताओं का नाम इधर लिख देता हूं, प्रेमचंद याद रखना, प्रेमचंद भील। एक व्यक्ति का नाम और है ब्रह्मदेव। एक व्यक्ति का नाम और है फतेहकरण चारण। ये तमाम लोग मिलकर के क्या करते हैं, इस तलवार बंधा या उत्तराधिकारी जो कर लगाया गया था, जो टैक्स लगाया था, इसका विरोध करते हैं और इस आंदोलन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। और ये बात कब शुरू होती है? 1516 के अंदर शुरू होती है। फिर कहा जाता है 1516 के अंदर, मतलब 1515 के अंदर ये बड़ा था और धीरे धीरे ये जो चमरी कर लगाया गया था ना, ये 1906 के आसपास लगाया गया था, याद रखना इस बात को आप। अब क्या हुआ था कि ये जो आगे बढ़ा, बात थोड़ी सी और आगे बढ़ी। धीरे धीरे क्या है कि यहाँ के किसान थे, यहाँ की जनता थी, सबने आंदोलन का साथ दिया। अब बाकी बातें जो क्या हुई थी कि ये जो पृथ्वी सिंह थे, ये तलवार बंधाई कर लेने, धीरे धीरे इनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब इनका जो अगला बेटा है वो क्या है, नाबालिग है, शासन व्यवस्था नहीं संभाल पाएगा। तो ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो पहला जो अपन बात करें, इनका जो प्रशासक था वो कोर्ट ऑफ वार्डर्स यानी महाराणा फतेह सिंह के नियंत्रण में चला गया, यानी केंद्र सरकार के अधीन हो गया। और यहाँ की शासन व्यवस्था कौन संभालने लगे गए?
अब क्योंकि पृथ्वी सिंह की तो कोई संतान नहीं थी, इसलिए यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था संभालनी पड़ी महाराणा फतेह सिंह को। और महाराणा फतेह सिंह ने यहाँ पे फिर अमर सिंह रणवत को यहाँ पे इस बिजोलिया ठिकाने का प्रशासक बना दिया गया था और बिजोलिया ठिकाने को आगे निवृत्त किया गया था। तो ये था पहला चरण। पहले चरण के अंदर क्या क्या देखने को मिला, 1897 से लेकर 1915 तक ये पहला चरण चला था। नेता साधु सीताराम दास बनाए गए थे। शुरुआत गिरधरपुरा के गांव से हुई थी इस आंदोलन की। और नानजी ठाकरे पटेल एक मांगों को लेकर के महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं। महाराणा फतेह सिंह जादल भेजता है हामिद हुसैन के नेतृत्व में। फिर कृष्ण सिंह थे, उन्होंने यहाँ पे चौरी कर लगा दिया गया। 1906 के अंदर भू राजस्व बढ़ा दिया। फिर भूमि किसानों ने पड़त छोड़ दी थी, किसान यहाँ से गवलिया चले गए, वापस बुलाया गया, चौरी कर कम कर दिया गया, भू राजस्व चौरी को हटा दिया गया, भू राजस्व कम कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। अगला सामंत बनता है पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह जैसे सामंत बना तलवार बंधाई कर लगा देता है। फिर इसके विरोध में यानी साधु सीताराम के दास के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। प्रमुख नेता प्रेमचंद भील थे, ब्रह्मदेव थे, ये तमाम नेता यहाँ पे शुरू करते हैं। फतेह करण चारण भी इनके साथ थे। फिर धीरे धीरे क्या पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बूढ़े ही थे। तो सिर्फ दूसरी बात इनकी भी मृत्यु हो जाती है। और फिर ये घटना देखने को मिलती है कि इनका कोई बालक नहीं था। तो बालक नहीं था तो बिजोलिया ठिकाने का जो प्रशासक जो नियंत्रण था वो किसके अधीन चला गया, महाराणा फतेह सिंह के अधीन चला गया था। और शासन व्यवस्था आगे चलती रही। पर आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब मेवाड़ के महाराणा प्रताप फतेह सिंह के पास इनका क्या चला गया, इस पूरी प्रशासन व्यवस्था वो ही संभाल ले। और उसने प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया, अमर सिंह रणवत को नियुक्त कर दिया गया। उसके नेतृत्व में आंदोलन चलेगा, यानी उसके खिलाफ ये आंदोलन चलाएंगे। कई क्या बातें। फिर अगला चरण 1916 के अंदर शुरू होता है। ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर एक ब्रह्म प्रचारिणी सभा का गठन हो रहा था। वहां विजय सिंह पथिक से साधु सीताराम दास की भेंट हो जाती है। इस आंदोलन का फिर नेतृत्व विजय सिंह पथिक करेंगे। उस बात को हम अगले वाले क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही शानदार शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी 2 चरणों को हम फिर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद साथियों। अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।